बीसी प्लेस स्टेडियम, वैंकूवर। 55,000 लोगों की भारी भीड़ और स्टेज से पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ का एक बयान कि यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी खौफनाक ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था? आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले गतिरोध, एक ऐसे स्टैंड ऑफ की बात करेंगे जिसने एक विशाल साम्राज्य के सिस्टम में फैले अन्याय को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। हम 1914 के कोमागाटामारू इंसिडेंट को डिकोड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा थ्रिलर है जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरा रास्ता ही बदल दिया। दस्तावेजों और तथ्यों के जरिए हम देखेंगे कि कैसे हर गुजरते दिन के साथ उस जहाज पर सवार लोगों की उम्मीदें एक खौफनाक बुरे सपने में बदलती चली गईं। तो इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1908, जब एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाया गया था। इसे कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन यानी निरंतर यात्रा का नियम कहा गया। दरअसल 1907 में वैंकूवर में एशियाई लोगों के खिलाफ बहुत भयानक दंगे हुए थे और उसके ठीक बाद कनाडा ने ये सख्त और भेदभाव से भरा कानून थोप दिया। कानून क्या था कि कनाडा में सिर्फ वही इंसान घुस सकता है जो अपने जन्म वाले देश से बिल्कुल सीधी यात्रा करके आए, बिना कहीं रुके। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन ये कोई नॉर्मल कानून नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। ये कानून असल में एक बहुत ही घातक ट्रैप था। जरा सोचिए, एक तरफ कनाडाई कानून कह रहा है सीधी यात्रा अनिवार्य है और दूसरी तरफ 1914 के दौर में भारत से कनाडा तक बिना रुके जाना प्रैक्टिकली असंभव था। उस वक्त के जहाज़ों को ईंधन और कोयला भरने के लिए रास्ते में रोकना ही पड़ता था। दूरियां बहुत ज़्यादा थीं, मतलब उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी ताकि एशियाई और खासकर भारतीय प्रवासियों को कानूनी तरीके से बाहर रखा जा सके। ये सच में एक अदृश्य दीवार थी। लेकिन कहते हैं ना, सिस्टम चाहे जितना भी क्रूर हो, उम्मीद अपना रास्ता निकाल ही लेती है। नवंबर 1913 में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी जिसने एक बहुत ही साहसिक मिशन की नींव रखी। हुआ ये कि कनाडाई सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन में एक लूप होल निकाला और 35 भारतीयों को कनाडा में एंट्री दे दी। बस इस एक फैसले ने चिंगारी का काम किया। इसी कानूनी जीत से इंस्पायर होकर गुरदीत सिंह नाम के एक बेहद निडर इंसान ने इस पूरे ऑपरेसिव सिस्टम को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम। गुरदीत सिंह ने हांगकांग से एक स्टीम शिप, एक भाप वाला जहाज किराए पर लिया। इसी का नाम था कोमागाटामारू, जिसे गुरु नानक जहाज भी कहा जाता था। इसे हांगकांग से वैंकूवर के लिए चार्टर किया गया। ध्यान रहे, ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट ट्रिप या बिजनेस ट्रिप नहीं था। ये ब्रिटिश प्रजा के रूप में भारतीयों के अपने अधिकारों का एक खुला टेस्ट था। सबको पता था कि वो एक जाल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समानता पाने की उस तड़प ने उन्हें ये भारी रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक सफर पर कुल 376 भारतीय यात्री सवार हुए, जिनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। और ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स नहीं हैं, ये असली लोग थे। किसान, पूर्व सैनिक, आम इंसान जो एक बेहतर कल की उम्मीद लिए हजारों किलोमीटर के खतरनाक सफर पर निकल पड़े थे। ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि एक नए देश में उन्हें मौके जरूर मिलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वैंकूवर पहुंचते ही ये सफर एक खौफनाक घेराबंदी में बदलने वाला है। पूरे 2 महीने का एक ऐसा गतिरोध जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कनाडा की सीमा में घुसते ही कहानी पूरी तरह पलट गई। 4 अप्रैल को हांगकांग से शुरू हुई ये यात्रा हफ्तों तक लहरों से जूझने के बाद 23 मई को वैंकूवर पहुंची। लेकिन स्वागत की जगह उन्हें बंदरगाह पर ही रोक दिया गया। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की शुरुआत थी। 2 महीने की घेराबंदी, फिर 19 जुलाई का वो भयानक पुलिस अटैक और आखिर में 27 सितंबर को वापस भारत लौटना। ये पूरे महीने एक भयंकर मानसिक और शारीरिक टॉर्चर की तरह थे, जहां हर गुजरता दिन मौत के साए जैसा लग रहा था। घेराबंदी के दौरान जहाज पर हालात लिटरली रोंगटे खड़े करने वाले हो गए। दिन हफ्तों में बदलते गए और राशन खत्म होने लगा। कनाडाई अधिकारियों ने खाना और पानी पूरी तरह से काट दिया। जो लोग लंबी यात्रा से बीमार पड़ गए थे, उन्हें कोई भी मेडिकल हेल्प देने से साफ मना कर दिया गया। सोचिए, 376 में से सिर्फ 24 यात्रियों को अंदर जाने दिया गया। बिना पीने के पानी के, भूख से तड़पते हुए कोई इंसान आखिर ऐसी अमानवीय स्थिति में कितने दिन जिंदा रह सकता है? लेकिन इस जुल्म के आगे किसी ने घुटने नहीं टेके। वैंकूवर में जो भारतीय पहले से रह रहे थे, उन्होंने शोर कमेटी बनाई।
हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह ने इसे लीड किया, और उन्होंने जो किया वो अनबिलीवेबल था। उन्होंने समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए $22,000 की एक बहुत बड़ी रकम जुटाई, वो भी उस जमाने में। ये पैसा कानूनी लड़ाई लड़ने और जहाज की लीज को बचाए रखने के लिए था, ताकि यात्रियों को डिपोर्ट होने से रोका जा सके। ये अपने अस्तित्व को बचाने की एक बहुत ही हताश और अथक लड़ाई थी। सारी अपीलों के बावजूद सिस्टम जरा भी नहीं पिसीजा, और 19 जुलाई की रात ये पूरा गतिरोध एक बेहद हिंसक और खौफनाक क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। जहाज पर जबरदस्त कब्जा करने के लिए लगभग 100 पुलिस वालों ने आधी रात के अंधेरे में धावा बोल दिया। भूखे और प्यासे यात्रियों के पास जो कुछ भी हाथ लगा, चाहे वो कोयला हो, लोहे के पाइप हों या ईंटें, उन्होंने उसी से अपनी जान बचाई और पुलिस वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये आतंक से भरी रात थी और अब वो एक युद्धपोत के निशाने पर थे। और फिर हालात ने एक और करवट ली। वो वक्त आ गया था जिसे घातक वापसी कहा जा सकता था, क्योंकि दुनिया अब प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलसने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 1 का बहाना देकर ब्रिटिश और कनाडाई अधिकारियों ने सीधा ऑर्डर पास कर दिया कि ये जहाज अब कहीं और नहीं, सीधा भारत वापस जाएगा। तोपों के साए में उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। 27 सितंबर 1914 को महीनों की यातना झेलने के बाद कोमागाटा मारू कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पहुंचा, लेकिन वहां अपनी ही मातृभूमि पर सुकून की सांस लेने के बजाय उनका सामना एक बेहद दमनकारी और शक से भरी औपनिवेशिक सत्ता से हुआ, जो उन्हें विद्रोही मानकर बैठी थी। बजबज बंदरगाह पर उतरते ही अंग्रेजों ने यात्रियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और वहां एक भयानक हिंसक झड़प हुई। 18 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये ब्रिटिश सत्ता की अंधाधुंध गोलियों का शिकार हुए 18 बेगुनाह लोगों की जान की कीमत थी। जो लोग महीनों तक भूख प्यास से लड़े, उन्हें अपनी ही धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हुए और 200 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही था: मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाना, बिना किसी बात के जेल में डालना और समान अधिकारों से साफ इनकार करना। इन सब ने इस भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया कि ब्रिटिश राज में रहने वाले सभी नागरिक एक समान हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के इंसाफ और समानता के सारे दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए। इस एक घटना ने उस क्रूर साम्राज्य के असली चेहरे से नकाब नोच लिया था। पर कहते हैं ना, अन्याय की गूंज कभी खामोश नहीं होती। इस घटना ने एक ऐसी क्रांति की आग भड़काई जो दूर दूर तक फैलने वाली थी। इस त्रासदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धधकती आग में सीधे पेट्रोल डालने का काम किया। इसका असर सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका और कनाडा तक देखा गया। वहां गदर पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना जैसे क्रांतिकारियों ने कोमागाटा मारू के इस दर्द को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और सशस्त्र विद्रोह को तेज करने का एक बड़ा हथियार बना लिया। ये चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। समय आगे बढ़ा और इस बात को एक पूरी सदी बीत गई। 100 साल बाद आज की दुनिया ने इतिहास के इस काले अध्याय को कैसे देखा? साल 2016 कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर इस अमानवीय घटना के लिए कनाडाई सरकार की तरफ से ऑफिशियल माफी मांगी। इसके अलावा कनाडा ने इस त्रासदी की याद में एक खास स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, और भारत में भी इस घटना के 100 साल पूरे होने पर 500 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। हालांकि ये कोई इंसाफ नहीं था, बल्कि इतिहास की एक बहुत ही भयानक भूल को स्वीकार करना था। तो आखिर में यह पूरा वाकया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैसे सिर्फ एक अकेले जहाज को रोके जाने की घटना एक इतने विशाल साम्राज्य के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है? कोमागाटा मारू सच में सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ इंसान की कभी न टूटने वाली हिम्मत और प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ इतिहास की इन गहराइयों में उतरने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये तथ्य हमें इतिहास के पन्नों पर और बारीकी से सोचने पर मजबूर करेंगे।